बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। PSL 6 के बकिया 20 मैचेस 9 जून से शुरू होने वाले हैं अबू धाबी के शेख ज़ैद क्रिकेट स्टेडियम में, और टीमों ने अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ कर दिया। अगरचे कुछ खिलाड़ियों का भी वीज़ा नहीं आया, लेकिन तवक्को की जा रही है कि वो पहुँच जाएंगे, चाहे वो उमर अमीन हो जो पाकिस्तान में है, चाहे वो हम्माद आज़म हो जो इंग्लैंड में है। लेकिन अब PSL की गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ रवां दवाएँ। 9 जून से मैचेस शुरू हो जाएंगे। PSL के हवाले से बात करेंगे, और उसके अलावा जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान हुआ है, कल वसीम जो चीफ सेलेक्टर है उन्होंने ऐलान किया। और दिलचस्प बात यह कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वीडियो भी जारी की है जिसमें दिखाया गया है कि मोहम्मद वसीम जो है वो स्पीकर ऑन करके खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं। जिनको सेलेक्ट किया है उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं, और जिनको सेलेक्ट नहीं किया उनसे जो है वो हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा हमने देखा है। बहरहाल आज बहुत से मौज़ूआत पर बात करेंगे, और आज जो हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, तो हमारे साथ मौजूद है वीडियो लिंक पर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ़, जो बड़ा अच्छा तजिया करते हैं और खुलकर बात करते हैं। अब्दुल रऊफ़, उनसे हम बात करेंगे। उसके अलावा सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिशाद महमूद भी हमें ज्वाइन करेंगे, और भी लोग जिनसे हम बात करेंगे। और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल-सूबाई राब्ता का जो कल इजलास हुआ जिसमें PCB के चेयरमैन शरीक हुए, उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अब्दुल रऊफ़ से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले PSL के हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं और वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। Short and up and over. 2-3 हफ्ते के ड्रामे और टेंशन के बाद पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया 20 मैचेस अबू धाबी में कराने का ऐलान कर दिया गया है और शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। That's asking to be hit. Oh, and that's been put away. पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 7 रुकनी टीम जो 11 मई से अबू धाबी में मौजूद थी वो तो कुछ न कर सकी, लेकिन वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से आला सतह पर अमाराती हुकूमत से राब्ते के बाद जनूबी अफ्रीका और भारत से ताल्लुक रखने वाले ब्रॉडकास्टर्स के जहाजों को लैंडिंग की इजाजत दी गई। अब खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड में किस तरह की परफॉर्मेंस पेश करते हैं। टीमों ने अपनी प्रैक्टिस का आगाज कर दिया है। बड़े सख्त SOPs पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखे हैं। खिलाड़ियों को मॉनिटर करने के लिए उन्हें एक डिवाइस दी गई है जिससे पता चलाया जा सकेगा कि आया वो बायो सिक्योर बबल से बाहर तो नहीं गए। इसी तरह खिलाड़ियों को मुख्तलिफ तरह की हिदायत जारी की गई हैं। ये 20 मैचेस हैं जिनमें 6 डबल हेडर्स हैं जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे और रात 11 बजे शुरू होंगे, जबकि जिस दिन एक मैच होगा वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे खेला जाएगा। जी, पैकेज आपने देखा, और टीम के हवाले से भी बात करेंगे, PSL के हवाले से भी बात करेंगे, और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं हम पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ़ से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ़। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, क्या हाल है? अल्लाह का करम। अब्दुल रऊफ़, कैसे देखते हैं जो PSL के मैचेस अब 20 जून से 20 शुरू हो रहे हैं, 20 मैचेस 9 जून से, तो आप ओवरऑल कैसे देखते हैं? बाद लोग कह रहे हैं क्योंकि अब कोई विंडो नहीं थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, तो हर कीमत पर उसे मैच कराना थे। बड़ी तगो-दौ के बाद बिल आखिर अब इसमें हमें कामयाबी मिली है। आप कैसे देखते हैं बकिया मैचेस में लोगों का जोश व खरोश कितना होगा? इकबाल भाई, सबसे पहली तो ये चीज़ है कि जो पहले इनका जो फर्स्ट एडिशन था पाकिस्तान सुपर लीग का, उसमें ही इनको ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज करके उसी वक्त फिनिश करना चाहिए था, क्योंकि इनको पता था कि कोरोना का आगे स्प्रेड आ सकता है और उसके बाद हम एक लंबे अरसे तक क्रिकेट से महरूम रह सकते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें जो अब देखने वाली ये है कि हमने बड़ी मुश्किल से एक तो पाकिस्तान में क्रिकेट का रिवाइवल करवाया था, और जिस तरह आप जानते हैं कि जो टेररिज्म के खिलाफ एक लंबी जंग लड़ी थी पाकिस्तानी कौम ने, 60,000 से ज्यादा लोगों ने और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुर्बानियां दी थी, मगर उसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट की दोबारा बहाली हुई थी। अब सबसे जो बेसिक चीज़ मेरे लिए ये है कि आगे पाकिस्तान की बड़ी टीमों के टूर्स आ रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के टूर्स करने हैं। आया जब पाकिस्तान एक दफ़ा फिर किसी दूसरे मुल्क में जा रहा है अपना एक डोमेस्टिक इवेंट करवाने के लिए, आया वो टीमें दोबारा पाकिस्तान आने पर रजामंद होंगी या फिर वो दोबारा किसी भी चार्ट का शिकार हो सकेंगी? तो मेरा ख्याल है कि ये PSL से भी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरी चीज़ जो ये है कि मेरा ख्याल है कि इसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदों की बजाय जो पाकिस्तान की वजारत खारजा है या गवर्नमेंट लेवल पर जो उनकी जो बात वगैरह हुई है उससे अपना ज़्यादा असर दिखाया है, क्योंकि पाकिस्तान की जो बोर्ड की मैनेजमेंट थी जो वहाँ पर ऑफिशियली इनेकाद करवाने के लिए गए थे वो तो कम्प्लीटली वहाँ पर नाकाम रहे हैं। मगर उसके बाद जब पाकिस्तान की वजारत खारजा ने अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए और हुकूमती सतह पर अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए तो इनको वहाँ पर
इजाजत मिली है। ठीक है। तो इसमें भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है कि अगर सही। ये इस तरीके से बायलैटरल ताल्लुकात ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर इनको इतनी बड़ी बड़ी सैलरी रखने का क्या फायदा है? इस पर मैं आपसे बात करूंगा। अब्दुल रऊफ, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, रोजनामा डॉन के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद साहब ने, जो 30 बरस से ज़ायद अरसे से जर्नलिज्म की फील्ड से वाबस्ता हैं, गैर मुल्की अखबार में भी काम कर चुके हैं, पाकिस्तान में भी, और इनका बड़ा तजुर्बा है। अस्सलाम वालेकुम रिशाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा, कैसे हैं आप? खैरियत? बिल्कुल ठीक हूँ। रिशाद साहब, जो अभी ये फियास्को हुआ जो PSL का, आप एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उसको किस निगाह से देखते हैं? पहले तो 4 मार्च को यहीं कराची में जब लीग को मुलतवी करने का ऐलान किया गया, मिसमैनेज तरीके से लीग हुई, फिर हमें अबू धाबी जाना पड़ा। ओवरऑल आप इसको कैसे देखते हैं, किसकी जिम्मेदारी से करार देते हैं आप? जी हाँ मिर्ज़ा, ये बिल्कुल जैसे कि ज़्यादातर लोग और एक्सपर्ट्स भी इसको देख रहे हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स और हम लोग जर्नलिस्ट भी जिनका तजुर्बा है, तो हम लोग इसको देख रहे हैं इस चीज़ में कि वही बातें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस रजीम के बारे में होती रही हैं कि वहाँ पे एक नाअहल लोगों का टोला बैठा हुआ है जो हर चीज़ को जो बज़ाहिर एक आसान और स्मूथ नज़र आती है उसको भी इंतहाई मुश्किल और एक इम्पॉसिबल और रुकावटों से भरपूर तरीके से पेश करता है और वो हैंडल नहीं कर पाते उन चीज़ों को। तो इसमें भी वही चीज़ नज़र आई है कि ये बिल्कुल सही बात है कि जहां UAE में जहां पे 3 साल तक PSL होती रही है, वहां पे तो ये बड़ा स्मूथ होना चाहिए था। उनके सारे ऑफिशियल्स वगैरह उनको पता होना चाहिए था कि भाई ये PSL यहाँ पे मुंतकिल हो रही है तो इसको हम बड़ी आसानी से कर दें, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि वो 1 महीना है पूरा जो रुकावटों का और मुसीबतों का जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये बड़ी एक अनप्रोफेशनल चीज सामने आई और इसमें मैं समझता हूँ कि पूरी स्पिरिट यानी PSL की डाउन हो गई। जो बाकी मैचेस थे, जो फैंस उसके लिए इंतजार कर रहे थे, जो प्लेयर्स वहाँ पे काफी दिन पहले आ गए थे, यहाँ से भी जाने वाले थे, फ्लाइट्स मुलतवी हुई, तो ये सारी चीजें जो है ना इससे एक तरह से बैड ब्लड हुआ और स्पिरिट डाउन हो गई। ठीक है। PSL के लिए जो अब्दुल रऊफ, आप मुख्तसर जवाब दीजिएगा। PSL के लिए कहते हैं कि फ्रेंचाइजीज ने PCB को कहा, पहले तो उन्होंने 1 जून से 20 जून तक कराची में डेट अनाउंस की थी, लेकिन फ्रेंचाइजीज ने कहा उस वक्त कोविड केसेस की तादाद ज़्यादा थी, अब तो बहुत कम हो गई है, तो फ्रेंचाइजीज ने कहा कि आप इसको अबू धाबी में कराएं। तो आप समझते हैं उस वक्त ये डिसीजन सही था? और अगर सही था तो प्लान B क्यों नहीं रखा हमने कि अगर इनके हम वहाँ नाकाम हो जाते हैं तो फिर क्या करेंगे? देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनके पास किसी भी चीज़ का प्लान B मौजूद नहीं है। आप देखें कि जो सबसे पहला है जो पाकिस्तान सुपर लीग का ये जो फर्स्ट एडिशन हुआ पाकिस्तान में, इसमें भी अगर आप देखें कि जो कुछ फ्रेंचाइज की जानिब से और कुछ बड़े प्लेयर्स की जानिब से जो SOPs के जो बायस्कोर बबल थी उसकी खिलाफवर्जी ना की जाती तो बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान में जिसका इनेकाद हो सकता था और बकिया मैचेस भी ऑर्गेनाइज हो सकते थे। मगर जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ की धज्जियां उड़ाई और जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मामला हैं वो अंडर द कारपेट डाले हैं, उसकी वजह से हमें जो अपना वेन्यू है चेंज करना पड़ा और हमें अपने पाकिस्तान को छोड़कर हमें किसी दूसरे मुल्क की मदद लेनी पड़ी है। तो इसमें भी मेरा ख्याल है कि जो दूसरे कंट्रीज हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात आगे फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि अपने कंट्री में आप काफी चीजें अंडर कारपेट डाल सकते हैं, मगर वहां पर अगर आपकी एक भी इस तरह की कोई गलती होगी तो उसका बहुत बड़ा खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। सही। रिशाद साहब, जिस तरह अब्दुल रऊफ टेस्ट क्रिकेटर हैं, ये कह रहे हैं कि एक ज़रा सी भी गलती हो गई। अब देखें, इन्होंने एक एस्ट्राडा नामी कंपनी की, ब्रिटिश कंपनी की खिदमात हासिल की जिसने IPL में भी कोविड में काम किया था। खिलाड़ियों को जो है डिवाइस दी गई हैं कि बायो सिक्योर बबल से निकले बीप बच जाएगी। फिर उसके अलावा होटल्स अलग अलग बुक कराए हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी? जब हमारे सर पर से पानी गुजर जाता है रिशाद साहब, जब हमें ये चीज़ें याद आती हैं। जी हाँ मिर्ज़ा, बिल्कुल ये मैं वैसे जैसे आपसे कह रहा हूँ कि ये बड़ा ही अनप्रोफेशनल और बड़ी अजीब तरह से इन चीज़ों को हैंडल किया गया। जैसे एक दफ़ा आपने अभी पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि कितने दिन पहले से PCB का वफ्द वहाँ मौजूद है और वो ये चीज़ें तो इतनी स्मूथली सॉर्ट आउट होनी चाहिए थी कि इनका पब्लिक को और लोगों को पता ही नहीं चलना चाहिए था। सब चीज़ें आराम से तय हो जानी चाहिए थी और फिर मैचेस जो है टाइम पे शुरू होने चाहिए थे। अब वो इंग्लैंड के लिए जाने के लिए भी जल्दी है, 23 और 24 को जाना है, उससे पहले मैचेस करना है, गर्म बहुत वहाँ पे मौसम है, तो वो ये सारी चीजें काउंट हो रही हैं और जिस चीज से बिल्कुल प्लानिंग का फुकदान नजर आ रहा है जबरदस्त तरीके से।
आप समझते हैं कि इस कंडीशन में, फिर मैं अब्दुल रऊफ से पूछूंगा, इन कंडीशंस में प्लेयर्स जो कि मेंटली पहले ही टॉर्चर का शिकार हैं, जाके उन्हें मजबूरी है क्वारंटीन में जाना पड़ा, फिर उसके बाद जिस तरह वो बायोसिक्योर बबल से बाहर नहीं जा सकते, बहुत सारी चीज़ें, तो आप समझते हैं इसमें प्लेयर 100% दे पाएंगे रिशाद साहब? नहीं जनाब, बिल्कुल मुझे तो सच्ची बात है बड़े डाउट्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो खासतौर पे फॉरेन प्लेयर्स आ रहे होते हैं वो एक बेहतर वेदर कंडीशन से आ रहे होते हैं जहां कुछ ठंडा मौसम होता है, और उसमें भी ये कि इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में यूएई में खेलना, और फिर उसके बाद फिर जी और यानी दो मैचेस, दूसरा मैच भी जो 11 बजे शुरू होगा वो पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक कितना लेट खत्म होगा, तो वो तमाशाइयों के लिए, फैंस के लिए भी वो बड़ी एक अजीब सी चीज है कि इतना लेट जो है मैच तक जाना। तो ये सारी चीजें जो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल प्लानिंग का फुकदान है, कोई चीज में यानी एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से वो नजर आ रहा है कि रुकावटें इतनी ज्यादा हैं। अभी फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन खालिद महमूद साहब ने भी ये बयान दिया कि इसमें इसको इन द फर्स्ट प्लेस वहां शिफ्ट ही नहीं होना चाहिए था, सही, और यहाँ पे हालात बेहतर होने का इंतजार करना चाहिए था। तो ये सारी चीजें पीसीबी पे एक रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि पुअर मैनेजमेंट पे। रिशाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपको शो में मदऊ करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, अब्दुल रऊफ हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सिलेक्शन के हवाले से। अब थोड़ी सी बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ, इनसे बात करते हैं। जी अब्दुल रऊफ, ये बताइए कि जो अब टीम का ऐलान हुआ, टीम के ऐलान की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपने एक वीडियो देखी कि चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम जो है वो अपने मोबाइल का वो जो है स्पीकर ऑन करके खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं, और पीसीबी ने वो वीडियो बना के डाली है। आप इसको कैसे देखते हैं? ऐसा लग रहा है कोई फिल्म चल रही थी। देखें इकबाल भाई, मेरे ख्याल में तो अभी आप भी समझ गए होंगे कि 3 साल से जो सिस्टम चल रहा है वो एक फिल्म की तरह ही चल रहा है, और हमारे लिए एज ए क्रिकेटर, जो मेरे लिए जो कीन ऑब्जर्वर हूँ पाकिस्तान क्रिकेट का, ये एक ड्राउनी फिल्म है, और हम चाहते हैं कि इसका जल्द अज जल्द इख्तिताम हो, और जो पाकिस्तान के जो लाखों जो क्रिकेटर्स हैं, बेचारे नौजवान हैं जो अपने रोजगार से और क्रिकेट खेलने की सलाहियतों से महरूम है, वो दोबारा सिस्टम में वापस आए और पाकिस्तान के जो यंग जनरेशन है उसको अपॉर्चुनिटी हो। तो मेरा ख्याल है कि टोटल इनकम्पिटेंसी और इस तरह की एक्ट नहीं करना चाहिए था कि आप किसी के साथ पर्सनल कोई भी गुफ्तगू कर रहे हैं तो आप उसको आप सोशल मीडिया पर चला दें। तो कोई किसी के डेफिनेट अगर सिलेक्ट ना होने पर किसी को खुशी होती है, वो भी जज्बात में कोई बात कर सकता है, और किसी के जज्बात ना सिलेक्ट होने पर मजरू होते हैं तो वो भी कोई अजीब सी बात कर सकता है जिससे उसके आगे कैरियर पे फर्क पड़ता है। नहीं लगता है ये प्लांटेड कॉल्स थी, पहले से बताया गया था, क्योंकि आपने नोट किया एक ही बेल पर उठा रहे थे खिलाड़ी। जी बिल्कुल, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है कि पहले उनको बताया गया था, अचानक कॉल नहीं की गई थी, पहले उनको बताया गया था कि आपको कॉल की जा रही है, तभी उन्होंने एक बेल पे उठा लिया और उनको समझा दिया गया था कि आपने क्या कहना है। समझते हैं आप यही होगा, वरना तो जिसको ड्रॉप कर दिया है वो फिर कहता कि यार ये क्या किया आपने जुल्म, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, ये मेरे लिए बड़ा स्ट्रेंज है कि जो चलो जो सिलेक्ट हुए तो वो तो ठीक है, मगर जो ड्रॉप हुआ तो किसी ने अपने सही तरीके से अपने जज्बात को उस तरीके से इजहार नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था। अच्छा ये बताएं कि इमाद वसीम की वापसी हुई है, उसके अलावा हारिस सुहेल की वापसी हुई है, मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह की, तो यहाँ तो कोई टूर्नामेंट ही नहीं हुआ। चले अब्बास तो इंग्लैंड में खेल लें, कोई टूर्नामेंट ही नहीं हुआ, बगैर खेले वापसी हो गई, तो इसका मतलब है या तो साउथ अफ्रीका के टूर के लिए इन्होंने उनको ड्रॉप करके गलती की थी, या अब अपनी गलती का अजाला किया, अब गलती की है। बिल्कुल एक इनकन्सिस्टेंसी है और कोई विजन नहीं है इनकी सिलेक्शन में, और जिस तरीके से ऊपर इनकम्पिटेंट लोग सिस्टम को चला रहे हैं उसी तरीके से जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है वो भी उनकी नायली का फायदा उठा रही है, सिलेक्शन कमेटी भी उठा रही है, और ये सब के सब एक दूसरे की नायली का फायदा इसलिए उठा रहे हैं कि किसी को जवाबदेह नहीं है। क्योंकि अब देखिए सिर्फ एक ब्लंडर नहीं है, आपने जो न्यूजीलैंड सीरीज में आपने जफर गौर को खिलाया था, आप कैसे किसी को बगैर परफॉर्मेंस पे आप उसको टेस्ट कैप दे सकते हैं और फिर उसको बगैर चेक किए हुए उसके बाद उसके लिए उसका कैरियर खत्म कर दिया। इसी तरीके से आपने हारिस सुहेल को निकाला था और वो काफी अच्छे से आउट ऑफ फॉर्म था, परफॉर्म नहीं कर सकता था, तो उसके बाद बगैर परफॉर्मेंस के उसको वापस ले आए। अगर इसी तरह देखें ना, क्राइटेरिया आपका सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, किसी के लिए फिटनेस क्राइटेरिया, किसी के लिए फिटनेस क्राइटेरिया नहीं है, किसी के लिए फॉर्म क्राइटेरिया, किसी के लिए फॉर्म क्राइटेरिया नहीं है, इसीलिए किसी के पास परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, किसी के लिए परफॉर्मेंस
क्राइटेरिया नहीं है। सही। सेम इशू है, देखिए असद शफीक और आरिस सुहेल हैं, हाँ। दोनों को ड्रॉप किया गया था परफॉर्मेंस अभी पोर होने की भी वजह से। अब्दुल रऊफ कता कलामी होती है, अभी भी हारिस सुहेल को इन्होंने ओडीआई टीम में रखा है, टेस्ट टीम में वो नज़र तो नहीं आया। अभी आपसे अभी मज़ीद हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब ने। खालिद महमूद साहब क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और इनके दौर में भी क्रिकेट के हवाले से बहुत सारे इक़दाम हुए। इनसे बात करते हैं PSL के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मिर्ज़ा साहब। खालिद साहब, ये जो फियास्को हुआ, आप नहीं समझते जब आप भी चेयरमैन तो आप फ्रंट से लीड करते थे, यहाँ तो एहसान मानी साहब कहीं नज़र नहीं आए। 11 मई से एक 7 रुकनी टीम को अबू धाबी भेज दिया, जहाँ मुश्किल से मुश्किल तर हालात होते गए। कैसे देखते हैं इसको, सही तरीके से हैंडल किया गया? देखिए मिर्ज़ा साहब, मेरी राय तो बड़ी वाज़ेह है इस पे, और मैं कई दफ़ा कह भी चुका हूँ जिन जिन लोगों ने मुझसे पूछा है। बात यह है कि वबा के दिनों में कई शहरों में कोई इवेंट कराना जो होता है वो मुश्किल काम होता है। सही। लेकिन अगर सिर्फ एक शहर में एक इवेंट हो रहा है तो फिर मेरे ख्याल में वो मुश्किल तो फिर भी होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। हम जैसे PSL कराची में शुरू किया था और उसमें वो हमें मुलतवी करना पड़ा। वजह क्या हुई, एक दो खिलाड़ी जो थे वो इस वबा का शिकार हुए। तो होना ये चाहिए था कि चंद दिनों की मुलतवी करके और जायजा लिया जाता कि भाई क्या ऐसी बात हुई। जाहिर है बात ये थी कि वो बबल जिस तरह का क्रिएट किया गया उसमें वो सख्ती और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना वो नहीं हुई थी। जब आप बबल क्रिएट करते हैं तो फिर तो आप यकीनी चीज बनाते हैं कि उसमें कोई बेहतियाती ना हो, इसमें कोई ऐसी उसकी खिलाफ वर्जी ना हो, तो वो नहीं हुई। तो वो क्रिएट हो जाना चाहिए था कुछ दिन का वक्फा देने के बाद, चाहे जो भी मुनासिब वक्त होता, और कराची में ही वो करना चाहिए था। अगर फर्ज कीजिए होटल में खराबी थी तो आप पूरा होटल बुक कर सकते थे। अब तो 4 होटल बुक किए इन्होंने खालिद साहब वहाँ पर। नहीं, 4 होटल करने की क्या जरूरत, सिर्फ एक होटल होता जिसमें मुनासिब हर एक फ्लोर पे एक टीम का बंदोबस्त किया जाता पूरा। उसका उस पे ये पाबंदियां होती कि किसी तरीके से ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। ट्रांसपोर्ट के भी इसी तरह के अच्छे इंतजाम होते हैं। और फिर स्टेडियम में तो पहले ही आप ना तमाशाइयों को ला रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। सही। मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी रुकावट थी कि जो कि उस PSL में पेश आ सकती थी। वो ये कहते हैं कि NCOC ने हमें इजाजत नहीं दी थी और फ्रेंचाइजीज भी इंटरेस्टेड थी कि अबू धाबी में कराया जाए। देखिए जी, NCOC की बात जो है वो बिल्कुल ऐसे ही होगी। जब आप एक ठीक तरह नहीं करेंगे तो NCOC कैसे आपको कहेगा कि जी आप करते जाएं। चाहिए ये था कि उनको बताया जाता, पूरा अपना प्लान बना के उनके साथ शेयर किया जाता और कहा जाता कि इस तरह हम करवाएंगे। अब अबू धाबी में और अपने मुल्क में पहुंचाने में जो कुछ मुश्किलात आई हैं, वो मुश्किलात तो उसका पहले से कुछ सोच लिया जाना चाहिए था। वो एक ऐसा इलाका है जहाँ पे किसी चीज के बारे में आप हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकते। हुकूमत कुछ सोच रही होती है, उसके नीचे मैंने 2 जगह कहा भी है। आप जानते हैं मिर्जा साहब, आप उस इलाके को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ पे कितनी अक्सरियत है भारतीयों की जो मुख्तलिफ अदारों में, मुख्तलिफ दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं। तो आपके ख्याल में वो हमारे लिए आसानियां पैदा करेंगे? वो तो जितनी भी हो सकेगा वो मुश्किलात पैदा करेंगे, क्योंकि पहले दिन से ही हिंदुस्तान पाकिस्तान को आइसोलेट करने में, तनहा करने में पेश है। अपने IPL में उन्होंने हमारे खिलाड़ियों को घुसने नहीं दिया। तो फिर हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे वहाँ पे हमारे हुक्मरान जो है उनसे तो ठीक है ताल्लुकात है, हुकूमत से पाकिस्तान के लिए सब कुछ है, लेकिन वहाँ का माहौल ही ऐसा है कि जाते हुए भी खौफ महसूस होता है। आखिरी चलते चलते खालिद साहब एक जुमले में जरा बताइएगा, आप समझते हैं इसका जिम्मेदार किसी को समझते हैं? आरिफ अब्बासी साहब का स्टेटमेंट आया, नजम सेठी साहब का आया कि जी PCB के चेयरमैन और PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव इसके जिम्मेदार हैं, उन्हें मुस्तैफी होना चाहिए। आप किसको समझते हैं, एक जुमले में बताइएगा। मेरे साहब बात बड़ी सीधी है। एक क्योंकि चेयरमैन जो है वो जब
वो जैसे फैसलाबाद का घंटा आ रहा है कि हर चीज उसके गिर्द घूमती है। जो अच्छी चीज होगी उसका क्रेडिट चेयरमैन को मिलेगा, जो खराबी होगी उसकी इल्जाम भी उसी पे आएगा। तो मैं तो हमेशा यही समझता हूँ कि अदारे का जो सरबराह है वो जिम्मेदार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब, आप हमारे साथ थे। अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी वापस आकर आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पीसीबी के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद से, जिन्होंने इस राय का इजहार किया कि जो डिबैकल हुआ है, जो ये फियास्को हुआ है कि जिसमें अबू धाबी में पीएसएल के मैचेस होंगे नहीं होंगे, एक तवील अरसे तक इंतज़ार करना पड़ा। उनका ये कहना था कि इसके ज़िम्मेदार जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। हम अब्दुल रऊफ से बात करेंगे जो पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल रऊफ, वो जो टीम के सिलेक्शन पे आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि शोएब मलिक का करियर अब ख़त्म हो गया? क्योंकि चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कहा है कि हम जो ये टीम भेज रहे हैं, 3 T20 इंग्लैंड में, 5 वेस्ट इंडीज़ में, वो वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से वहाब रियाज भी नहीं है। तो आप समझते हैं कि अब ये इनका करियर ख़त्म हो गया इन दोनों का? देखिए इकबाल भाई, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान के लिए अगर ये जो शॉर्ट फॉर्मेट खेलना चाहते हैं जितने भी बड़ी उम्र के प्लेयर्स हैं, तो इनका कैरियर तो काफ़ी अर्सा पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था। क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी प्लेयर पर एक लंबे अरसे तक इन्वेस्ट करता है तो उसको लंबी क्रिकेट में ज़्यादा उसका फ़ायदा है, ताकि वो आगे जो यंगस्टर्स हैं या जो यूथ है उनको वो कोचिंग कर सके या उनको सिखा सके। जो शॉर्ट फॉर्मेट है T20 क्रिकेट है, वो एक प्योरली फॉर्मेट है यंगस्टर्स के लिए। मगर मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है कि आप जो लॉन्ग फॉर्मेट है जैसा टेस्ट है या वनडे क्रिकेट है, उसमें आप खिलाते हैं बिल्कुल नए लड़के को डेब्यू करा देते हैं, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक है या जफर गोर है या इस तरह के जो बाकी हैं। और जो आपकी शॉर्ट फॉर्मेट है जिसमें आपको यंगस्टर्स को खिलाना चाहिए, उसमें 40-42 साल के लड़कों को उठाकर वापस ले आते हैं। अब अगर बात यह है कि अगर आपके पास बैकअप प्लान नहीं है, बैकअप इनका पास टैलेंट नहीं है, तो फिर हम पूछें किसको? देखिए यहाँ पर कोई भी किसी को भी जवाबदेह नहीं है। जो हाई ऑफिशियल्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव या चेयरमैन है, उन्होंने अपॉइंट की होती है आगे जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स है उनके डायरेक्टर और कोचिंग स्टाफ को, और उन्होंने आगे उनको ट्रेन करना होता है। अब अगर उसूलन अगर गवर्निंग बोर्ड इलेक्टेड लोगों पर मुश्तमिल हो, जो रीजन से या जो एसोसिएशन से प्रॉपर वोट लेकर सिलेक्ट होकर आए हों, और वो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई आपके पास फलानी जो 5-6 नंबर है उनका बैकअप क्यों नहीं है? इसका मतलब आपकी नाअहलियत है, और तो एक क्वेश्चन पूछना बनता है। मगर यहाँ पर मसला सबसे बड़ा ये है कि आप जितने मर्जी ब्लंडर करें, जो मर्जी करें, आपसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, अब्दुल रऊफ के मोहम्मद वसीम जब आए थे, चीफ सेलेक्टर बने, तो वो लैपटॉप अपने सामने रखते थे और बड़ी प्रेजेंटेशन देते थे। कल दिलचस्प बात ये कि टीम 2 घंटे पहले अनाउंस हो गई, फिर उसके बाद उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाया गया। बड़े तैयार होकर माशाल्लाह आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसे इंग्लैंड में आपने देखा कि फ़ुटबॉल कोचेस सूट वूट पहन कर आते हैं, बिल्कुल वैसे आए। और उन्होंने जो है वो जब बात की तो उनके पास लैपटॉप नहीं था, तो क्या मना कर दिया गया उनको कि भाई अब आप लैपटॉप यूज़ नहीं करेंगे? ना उन्होंने कोई प्रेजेंटेशन दी, क्या उनके पास कोई जवाब नहीं था? क्योंकि सहाफ़ी अगर सवाल करते और प्रेजेंटेशन उन्हें देनी होती तो। देखिए आस्ता आस्ता वो इसी लाइन पर आएंगे, क्योंकि मैंने एक आज से शुरू में प्रोग्राम किया था जब आपने साउथ अफ्रीका सीरीज में उनके सिलेक्शन के हवाले से बात की थी, तो मैंने बताया था कि इस वक्त वो इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि जो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट है वो बैकफुट पे है। वो 3-4 सीरीज पास्ट में हार चुके हैं और इस वक्त उनको अपनी जो जॉब है उसके लाले पड़े हुए हैं। तो उसमें चीफ सेलेक्टर थोड़े से स्ट्रांग थे और उन्होंने कुछ अच्छे डिसीजन लिए। अगर आप जबकि 1-2 सीरीज के बाद जब मैनेजमेंट स्ट्रांग फुटेड पर वापस आ गई है, तो उसमें जो चीफ सेलेक्टर है उसकी हैसियत खत्म हो चुकी है, वो बैकफुट पर चले गए हैं। और जितनी भी जो सिलेक्शन हो रही है वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन और मैनेजमेंट की मर्जी से हो रही है। अब देखें कि पूरी दुनिया में जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया वो होता है फॉर्म, फिटनेस और आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पे होता है। मगर अब यहाँ पर आप जो अभी टीम सिलेक्ट हुई है इसमें देख लें तो आपको लाइकिंग डिसलाइकिंग भी नजर आएगी, आपको उसमें जो फैमिली बैकग्राउंड भी नजर आएगा, आपको उसमें जो आपको पर्सनल रिलेशंस है वो भी नजर आएंगे। तो इसमें फिर आपके पास क्या जवाब हो सकता है जब आप इतनी ज्यादा चीजें आपकी सिलेक्शन में। सही। अब्दुल रऊफ, आप हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर हाफिज मोहम्मद इमरान ने। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम सलाम। देख रहा हूं अब्दुल रऊफ साहब जी। हाफिज साहब, आप क्या कहेंगे टीम का जो मैं तो पहले आप ये बताइए कि कहीं आपने देखा है जिस तरह वीडियो जो लीक हुई, वीडियो देखी आपने? मोहम्मद वसीम एक शफीक बाप की तरह उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं कि आप हिम्मत नहीं आ रहे हैं, आपको
लिया जाएगा, मेहनत जारी रखें। कहीं आपने देखी इस तरह की वीडियो, स्पीकर ऑन किया हुआ हो और फिर उनको शूट किया जा रहा हो, ऐसा लग रहा था किसी की शूटिंग हो रही है कहीं गद्दाफी स्टेडियम में। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और हो क्या रहा है इसके अलावा? फिल्म भी बन रही है ना, लेकिन ये फ्लॉप फिल्म है, फ्लॉप। ये टॉप फ्लॉप है, इस जैसी फिल्म भी कहीं फ्लॉप नहीं हुई होगी। ये चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम है, वसीम खान नहीं है जी। ये देखें, बात यह है कि मोहम्मद वसीम है या वसीम खान है, दोनों वसीम है, कारकर्दगी के मैयार पे दोनों सिफर है। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर ने चीफ सेलेक्टर वसीम खान लिख दिया, ये मोहम्मद वसीम है ना, मोहम्मद वसीम की बात कर रहे हैं। हाँ जी, मोहम्मद वसीम जी। तो क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा जी ये फ्लॉप है, दोनों के दोनों। वसीम खान साहब भी अपनी कारकर्दगी में 3 साल में जब उनको यहाँ पर लाया गया है, जो 20-25-30 लाख पता नहीं कितनी तनख्वाह है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बताया जाता है कि शायद इतनी ही है, क्योंकि एहसान मानी साहब भी इन कैमरा बताने की बात करते हैं लेकिन बताते नहीं है। तो जितनी तनख्वाह, भारी तनख्वाह पर जब उनको लाया गया है, तो वो इसलिए लाया गया था कि पाकिस्तान की 24 करोड़ 23 करोड़ की आबादी में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ये काम कर सके जो वसीम खान साहब ने करना है। तो वसीम खान साहब, लेकिन हाफिज साहब चले मान लिया कि उनका सीवी बड़ा तगड़ा था जिसकी वजह से उन्हें भारी तनख्वाह दी, मान लिया। लेकिन ये बताइए कि अब जो ये मसला हुआ है अबू धाबी में, जो जहनी अजियत से लोग भी 2-4 हुए, खिलाड़ी भी 2-4 हुए, फ्रेंचाइजीज भी 2-4 हुई, इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर आयद होती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान पर आयद होती है। ये बद इंतजामी की एक बदतरीन मिसाल है। दुनिया में कभी आपने देखा है कि जिस मुल्क में कोई इवेंट हो रहा हो, अभी उसका शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ है, अभी उसके खिलाड़ियों के प्रैक्टिस सेशन डिजाइन नहीं हुए हैं और तमाम के तमाम खिलाड़ी और ऑफिशियल्स उस मकाम पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो तो उन्हें पहुंचना था ना, क्वारंटीन करना था, 8 दिन का था क्वारंटीन। जी, दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि क्वारंटीन करने वाले पहले पहुंच जाए और जिन्होंने क्रिकेट खेलनी है वो बाद में उसकी बात हो रही हो। दुनिया में कहीं ऐसा होता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल बहुत ज्यादा मिसालें देते हैं कि आईसीसी में ऐसा होता है। आईसीसी के 1975 से लेकर अब तक के तमाम वर्ल्ड कप और उसके तमाम इवेंट्स क्या हमें बताने के लिए कोई तैयार है कि किसी आईसीसी के इवेंट में ऐसा हुआ है कि इंडिया में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है और तमाम दुनिया की टीमें इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में पहुंचे और अभी शेड्यूल का ऐलान होना बाकी हो। वो तमाम लोग जो आईसीसी की मिसालें देते हैं, मेरा सवाल है उनसे, वो आगे ये जवाब दें, क्या दुनिया की तारीख में, आईसीसी की तारीख में कभी ऐसा हुआ है? ये इनकी नाकामी है और ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हुकूमती सतह पर जितनी कोशिशें हुई हैं और जो वजीर इत्तलात है सिंध के, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐलान से पहले ये ट्वीट कर दिया था। सही है। उससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब से बेग साहब सही, हुकूमती सतह पे आप सही कह रहे हैं। अब्दुल रऊफ क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं हाफिज इमरान कि अभी शेड्यूल फाइनलाइज नहीं हुआ, जा रहे हैं नहीं जा रहे, एक चार्टर्ड प्लेन जा रहा है, उसमें से भी 10 लोग लाहौर में रह गए, कराची से 5 चले गए, 1 रह गया, फिर उसके बाद जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, उनको लैंडिंग परमिशन नहीं है, ये सारा मैस जो मचा है, क्या कहेंगे इसके हवाले से आप? इकबाल भाई, जिस तरह हाफिज साहब ने बात की है कि जिस तरह जो कायमा कमेटी में मीटिंग हुई और उनसे क्वेश्चन पूछा गया वसीम खान के बारे में, तो हमारे चेयरमैन ने कहा कि उनसे ज्यादा कोई काबिल शख्स पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, तो इस वजह से मैंने उनको अपॉइंट किया है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की काबिलियत तो पाकिस्तान में हर शख्स के पास मौजूद है कि आप अगर आपने 3 साल हो गए, आप एक क्लब क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं करवा सके, आप एक क्लब इवेंट नहीं करवा सके, आप क्लब को मैनेज नहीं कर सके, आप क्लब को दोबारा तरतीब नहीं दे सके सही तरीके से, आप पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक आइन है उसको बहाल नहीं कर सके, आप रीजनल क्रिकेट नहीं करवा सके, आप सिटी क्रिकेट फ्लॉप हो चुकी है, आप वो नहीं करा सके, आपके हजारों जो नौजवान है वो बेसिक रोजगार से महरूम कर दिए गए। और उसके बाद जो आपकी अभी PSL में जो आपके ब्लंडर सामने आए हैं, तो ये तो पाकिस्तान का कोई भी कर सकता है कि अब जो हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, अगर उन्होंने ही सारे काम करने हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर ये घर बैठे इस तरह की तनख्वाह तो मुझे भी पार्सल में भेजते रहे और मैं भी यहाँ पे बैठा यही काम कर सकता हूँ। बहुत अच्छे हाफिज साहब, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो 7 ऑफिशियल्स थे जो 11 मई से वहाँ मुकीम थे, अभी भी हैं, तो वो तो बायोसिक्योर बबल में नहीं थे, वो तो मुज़ाकरात कर रहे थे। इतनी मेहनत तो की है, क्रेडिट तो दे उनको आप। बेग साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आपने दुखती रग को छेड़ा है। देखें, क्रेडिट किस चीज का दिया जाता है? क्रेडिट उस चीज का दिया जाता है कि एक काम नहीं हो रहा था और एक नई चीज तख्लीक की गई है, एक नई चीज तख्लीक की गई है, क्रेडिट उस चीज का होता है।
ये जो रोजमर्रा के मामूलात है इसमें कोई क्रेडिट नहीं होता, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। क्रेडिट एक नई चीज का होता है कि इससे पहले 20, 25, 30 साल में ये काम नहीं हुआ था, आपने वो नई चीज इजाद की, दुनिया के सामने पेश की और उसको कामयाबी से चलाया, ये क्रेडिट है। ये क्या क्रेडिट है? मतलब इसका मतलब ये कि हर साल कायदे-आज़म ट्रॉफी होती है और हर साल हम इनको क्रेडिट दे दें कि कायदे-आज़म ट्रॉफी हो रही है, इनको क्रेडिट जाता है, ये किस चीज का क्रेडिट है? अच्छा चलें, ये बता दें कि मानी साहब का सितंबर में टेन्योर खत्म हो रहा है, जा रहे हैं कि नहीं? आप तो लाहौर में रहते हैं, वहाँ पीसीबी की कॉरिडोर से क्या इत्तलात हैं? बेग साहब, ये अगर इसके बाद भी नहीं जाते हैं, अगर इनको इसके बाद तोसी मिलती है तो फिर हम ये मान लेंगे कि जो तबाही करेगा ना वही मयार है, यानी कि इसके बाद मयार तबाही बन जाएगा। बेग साहब, एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूँ, मेरा ख्याल वक्त आपके पास कम होगा जी। ये क्रिकेट टीम की सिलेक्शन पर बात हो रही थी, अब्दुल रऊफ आपके साथ मौजूद है। 2003 में बिल्कुल ये शाम तक टीम में थे, मुझे याद नहीं है कि टीम कहाँ जा रही थी वर्ल्ड कप के बाद जब खिलाड़ी बाहर हुए थे, ये शाम तक टीम में थे, अगले दिन टीम का ऐलान हुआ है और उसमें नहीं थे। शारजा जा रही थी टीम, शारजा, वहाँ पर टूर्नामेंट था और वहाँ मोहम्मद हफीज और उमर गुल दीगर लोगों ने डेब्यू किया था और ये टीम में थे, लेकिन ऐलान हुआ तो टीम से बाहर हो गए। इस वक्त अब जब आपने आजम खान को टीम में डाला है, शकील खान को बुनियाद बनाया गया और उसकी बुनियाद पर आजम खान को टीम में डाला गया। बहुत सारे लोगों ने ट्वीट भी किया, उस पर तनकीद भी हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, मेरे पास वक्त कम था, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता का जो इजलास हुआ, जिसका अब्दुल रऊफ ने भी जिक्र किया, हाफिज साहब ने भी किया, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और ब्रेक पर जाने से कबल हम अब्दुल रऊफ और हाफिज इमरान से बात कर रहे थे क्रिकेट के हवाले से, और क्रिकेट के हवाले से मजीद बात करेंगे। लेकिन कल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता का एक इजलास हुआ इस्लामाबाद में, जहां पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी साहब पेश हुए। पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ते के इजलास में पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी को अरकान के तेज व तंज सवालात का सामना करना पड़ा। अरकान ने उनसे पूछा कि वो बोर्ड मुलाजमीन की तनख्वाहें क्यों छुपा रहे हैं, इसके अलावा उन्हें बजट का भी बताया जाए। इन सवालों के जवाब में चेयरमैन का ये कहना था कि वो इन तमाम सवालात के जवाबात इन कैमरा देंगे, जिस पर अरकान ने कहा कि तनख्वाहें कब से मुल्की सलामती का इशू हो गईं। कायमा कमेटी के एक रुकन ने कौमी टीम के सिलेक्शन में मेरिट को भी नजरअंदाज करने का भी इल्जाम आयद किया। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि हमारे तमाम अकाउंट्स का डेटा मौजूद है, वो पढ़ लिया जाए। हमारे 4 लेवल के ऑडिट होते हैं, कुछ छुप नहीं सकता, कोई तनख्वाह नहीं लेता, गवर्निंग बोर्ड अरकान की भी तनख्वाहें नहीं हैं, सारा रिकॉर्ड वेबसाइट पर मौजूद है। मेरिट को नजरअंदाज किए जाने के हवाले से एहसान मानी का कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं, सब मेरिट पर होता है। सिलेक्शन कमेटी बाइख्तियार है। उन्होंने रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली के सख्त सवालात के जवाबात भी दिए। जी, पैकेज आपने देखा और इकबाल मोहम्मद अली साहब रुकने कौमी असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अब्दुल रऊफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल भाई, क्या हुआ कल के इजलास में? देखिए, कल के इजलास में जो पिछले अरसे से डॉक्टर मेरीन भुट्टो साहिबा का सवाल था, उससे वो आ रहा था कि इनकी तहजीब के बारे में पूछा गया, तमाम चीज के बारे में पूछा। उन्होंने कहा हम इन कैमरा आपको ब्रीफ कर देंगे। मैंने कहा इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, ये कोई एटम बम का वो है कि जिसको आप तो वो नहीं कर सकते। कहले जब हमने वेबसाइट पे जब दे दिए तो आप दे दे, कहले हम आप इनको इन कैमरा वो कर सकते। फिर उसके बाद बात हुई कि भाई मानी साहब वसीम साहब हैं, आपके 5-7 लोग जो हैं जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लोग इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे रखे हुए। अच्छा, वो आपने सिलेक्शन के हवाले से बात की थी इकबाल भाई? हेलो जी, सिलेक्शन के हवाले से कोई बात हुई? उससे भी बात हुई है कि एक हमारे कोयटा के वो थे, उन्होंने कहा हमारे वहाँ का कोयटा का एक प्लेयर था, उसके ऊपर वो हुआ, उसमें ज्यादा स्टैंडिंग हुई थी, तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं वो तो मैंने कहा आप तो इसको रो रहे हैं। मतलब ये है कि ताबिश जो है 995 से लेने के बाद अब जाके उसको चांस मिला। मैंने यही सेलेक्टर थे जो फवाद को कहते थे उसका स्टांस ऐसा है, उसका स्टांस ऐसा है, और ये, और उसने वहीं जाके ही आप जैसे 3 टकरे कर दिए उसने। तो अब अगला इजलास कब है इकबाल भाई? कथा कलामी होती है, अगला इजलास कब है अब आपका? अगला इजलास इंशाल्लाह भी बुलाएंगे। और उसने एक बात में कहा इकबाल भाई आपसे, उन्होंने कहा कि हम ये बता नहीं रहे कि मीडिया आप लोगों से डरते हैं वो, कि मीडिया हाइप क्रिएट हो जाती है। भाई
बताने को कह रहे हैं वसीम खान जो है इस वक्त पाकिस्तान में उनसे ज्यादा काबिल आदमी नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा। हाँ, अब आप बताएं पाकिस्तान में सारे जाहिल हैं क्या? तो आप लोग, वो बहुत बड़े काबिल आदमी के बाहर से सारी चीजें कर, तो आप लोग तो मुंतखब अरकान है, लोगों के वोटों से मुंतखब होकर आए, अगर आपको जवाब नहीं देंगे तो आम आदमी क्या जवाब लेगा उनसे? हेलो जी जी, आम आदमी क्या जवाब लेगा? आप तो मुंतखब अरकान है इकबाल भाई। बात वही है, तो इसके लिए तरीकेकार है ना हमने इससे, क्योंकि थोड़ा सा वो था उसमें जिससे जल्दी में वो होने के बाद फिर एक दूसरी मीटिंग थी उसके ऊपर, यहाँ तक कि स्पोर्ट पॉलिसी के ऊपर भी बात हुई। ठीक है, ओलंपिक आपके के ऊपर साथ भी बात। इकबाल भाई, आप कराची में आपके साथ शो करूंगा, सारी चीजें डिटेल से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। अब्दुल रऊफ क्या कहेंगे कि वो कहते हैं कि काबिल आदमी है वसीम खान साहब, उनसे काबिल आदमी कोई नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो हम आपको तनख्वाहें नहीं बता सकते, इन कैमरा बताएंगे। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें इकबाल भाई, सबसे बेसिक चीज़ तो ये है कि कायमा कमेटियों के इजलास आपको नॉलेज में है कि ये चलते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा इजलास होते हैं, और इसमें जो ज़्यादातर रूल एग्जिस्ट होता है वो माइट इज़ राइट का है। जब तक आपकी गवर्नमेंट है और आपको गवर्नमेंट की बैक हासिल है, आप चाहे 1000 गलतियां भी करते रहे डेली बेसिस पर, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। मगर जैसे ही आपकी गवर्नमेंट चेंज होगी और कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी और वो अपना पसंद का बंदा लाना चाहेंगे, तो आपके जो 100 आपने अच्छाइयाँ की होगी उनकी भी कोई वैल्यू नहीं होगी और आपको फारिग कर दिया जाएगा। सबसे बेसिक चीज तो ये है, इसको समझ रखना चाहिए। इसमें जो सबसे बेसिक पॉइंट वो ये है कि हमें जब तक हम अपनी एसोसिएशन या रीजनल सेटअप है उसको पावरफुल नहीं करेंगे, उसमें इलेक्टेड लोग नहीं लाएंगे, हमें सबसे ज्यादा जरूरत ही अपनी रीजनल एसोसिएशन और उनमें जो इलेक्शन का सिस्टम है, जो आइन है, उसको पावर देने की जरूरत है, ताकि वो लोग जो गवर्निंग बोर्ड में बैठे हैं वो इलेक्टेड अपने अपनी जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं रीजन की एसोसिएशन की, वो इन लोगों से क्वेश्चन कर सके और वो इनका ऑडिट कर सकें। जब तक वो अब जो गवर्निंग बोर्ड के लोग हैं वो इनके मंजूरशुदा लोग हैं, वो इनकी चॉइस है यहाँ पर आए हैं, और कोई भी उनमें सिलेक्टेड इलेक्टेड नहीं है, सारे सिलेक्टेड है, वो इनसे बात पर नहीं कर सके। और दूसरा जो कायमा कमेटी है वो, उसको मेरा ख्याल है कि जब तक इनको गवर्नमेंट की बैक हासिल होगी या किसी सूरत भी कोई नहीं, कायमा कमेटी में तो अब्दुल रऊफ अपोजिशन के भी अरकान हैं, हुकूमत के भी अरकान हैं। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही आज की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।